चीजों को वापस ऊर्जामान बनाने की ताकत होती है ना। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र, उसका बिहेव कैसा होता है, अदिति की तरह, यानी निर्माता की तरह, यानी पालन पोषण करने की तरह सर्वोत्तम तरीका। उसका स्वामित्व जो है वसुंतरीनाथ गुरु गुरु है, तो गुरु और उत्कृष्टता देते हैं, यानी वो जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो रिक्रिएटिविटी होगी, रीएस्टेब्लिशमेंट होगा, रिप्लेनिशमेंट होगा, रिजुवेनेस होगा, वाट एवर वो होगा, वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल का होगा, जिसकी एडोरेबल होगा, एक्सेस्टिकल होगा, एडोरेबल होगा, एस्थेटिकल होगा, शानदार होगा, भव्य होगा, है ना। तो पुनर्वसु नक्षत्र बहुत शानदार नक्षत्र है। फिर उसके अंदर उसकी भावना कैसे रहेगी, तर्कस की तरह, बस तैयार, रेडी टू वर्क, रेडी टू फाइट, रेडी टू डू द थिंग, ऑलवेज एक्टिव, सत्वगुण के साथ, है ना। मैं पूरी दुनिया बसाऊंगा, कैसे, और जैसे जैसे इसका चरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सुखता बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि चौथे चरण में भगवान राम का जन्म पुनर्वसु में हुआ। चौथा चरण भगवान राम का जन्म है। तो आप देखिए पूरी दुनिया को निर्माण अगर है तो भगवान राम का ही। पूरी दुनिया को निर्माण के आधार का जितना भी ज्ञान है तो भगवान राम से बड़ा कौन। सर्वस्व का त्याग करके भी उन्होंने इतना बड़ा, यानी पूरी पृथ्वी को अपने बच्चे की तरह पाला उन्होंने, आज भी पाल रहे हैं। एक एक व्यक्ति के रग रग में है वो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वह उसके अंदर राम है ही, उसके अंदर भगवान राम का अंश है ही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये संभव ही नहीं है कि भगवान राम से कोई बच जाए। हमारे जेनेटिज्म की अगर कहीं भगवान राम का जेनेटिज्म मिला जो आज खोज रहे हैं, तो ये आपको मैं बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं, एक दिन आप जरूर पढ़ोगे कि हर आदमी के अंदर डीएनए में भगवान राम का डीएनए है। देखना, क्योंकि वो तो सर्वव्याप्त है। तो वो ये पुनर्वसु नक्षत्र है। तो जब भी आप पुनर्वसु नक्षत्र का विश्लेषण करेंगे तो आप कह देंगे कि ये आदमी में ये क्वालिटी होगी। गुरु का प्रभाव होगा तो गौरवर्ण होगा, मांसल शरीर होगा, है ना, गोलमोल होगा, ज्यादा हाइट नहीं होगी लेकिन गोलमोल होगा, गोरा रंग होगा, लावण्य युक्त शरीर होगा, एक्टिवनेस होगी उसके अंदर, है ना, लोगों को पालने पोसने की उसमें क्षमता होगी, सबको साथ ले चलने का भाव होगा, सत्व गुण की प्रधानता होगी, है ना। वह व्यक्ति जो है इंजीनियर हो सकता है, वह व्यक्ति बहुत अच्छा निर्माता हो सकता है, बिल्डर हो सकता है ना? वह व्यक्ति जो है ना नहर, तालाब, कुएं आदि बनाने वाला हो सकता है। वह व्यक्ति जो है एनजीओ चलाने वाला हो सकता है, मानव मात्र कल्याण के लिए चलाने वाला आश्रम चलाने वाला हो सकता है ना? वह व्यक्ति जो है ना रोग अस्पताल खोल सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज में जा सकता है जहाँ खादानों का काम होता हो, खादान लोगों तक पहुंचे, उनका नरिशमेंट हो, वो हो सकता है ना। ऐसे आप अब इसमें जितना विवेक लगा के निकाल सकते हो तो सबको जोड़कर आप निकालते रहो। अब क्योंकि तर्कस का आता है तो यह एक शस्त्र भी है ना, तो वो शस्त्र का व्यापारी भी हो सकता है, जो कि वह सेना में सप्लाई करता हो, वो भी हो सकता है। वह व्यक्ति सेना में भी हो सकता है, क्योंकि युद्ध युद्ध तर्कस वाला ही जीतता है। भगवान राम ने भी सारे युद्ध जीते और दैत्यों को हराया, असुरों को हराया, वो हो सकता है ना। फिर उसकी क्या प्रवृत्ति होगी, तो वह सत्वगुणी होगा। मार्जर योनि दी है, मार्जर है ना स्थान विशेष को पार करती है बिल्ली, वो जगह नहीं छोड़ती और अपने जिस एम को निर्धारित कर लेती है उस पर घंटों इंतजार करके उसको अल्टीमेटली प्राप्त करती है ना बिल्ली। तो उसका प्रभाव रहता है। तो ऐसा पुनर्वसु नक्षत्र वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए चाहे जितनी इंतजार कर सकता है, और अपने पकड़े हुए अपने द्वारा अर्जित चीज को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे जो हो जाए, न स्थान को बदलता है। पुनर्वसु व्यक्ति जिसका होता है उस व्यक्ति के स्थानांतरण सबसे कम होते हैं, वो घूम फिर के वापस घर आएगा ही आएगा। बाकी आप सब इनमें स्थापित करो। अब चर है तो चीजें बहुत जल्दी एक्टिव होती हैं, बहुत जल्दी 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 चलता है। फिर एक मुखी है तो रोड बनाने का कार्य,
भवन बनाने का कार्य है, भूमि के अंदर खेती करने का कार्य है ना, ऐसे कार्य जो भूमि के समानांतर होते हैं उन सब का बड़ा अच्छा जानकार होता है। तो वो सब आप स्थापित करके अब इसमें निकाल सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कितना जबरदस्त क्षेत्र हो गया ये। बुध, चंद्र और गुरु का योग है, गजकेसरी योग है। गुरु बुध का योग द हाईएस्ट योगा फॉर द स्पिरिचुअलिज्म, फॉर द नॉलेज, for the transcendental knowledge, no sacred knowledge, delivery of knowledge, imparting the knowledge. Spiritual person, spiritual person, and the preceptor of highest level, which who has the wisdom, the depth and elegance of Chandrama, है ना, एक सहजता, एक सौम्यता, the penetrative power as the water has, वो बस आपके अंदर आत्मसात हो जाए तो पुनर्वसु नक्षत्र ही सच दैट, है ना। और इसका सुबत्व हो जाए, गुरु और बलवान हो जाए, कहने ही क्या, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया नक्षत्र है। इसका मेलिफिकेशन आदमी के लिए अत्यंत खराब। अगर किसी के पुनर्वसु नक्षत्र है और उसमें मेलिफिक्स बैठे हैं तो वह कुंडली खराब होने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, है ना। ये आप समझो। अगर शुभ ग्रह इसके अंदर आके बैठ गए तो कहने ही क्या, बुध बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, इवन शुक्र भी यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर राहु बैठ गए तो ठीक है, फिर भी चला लेंगे, लेकिन केतु बैठ गए तो अत्यंत खराब। फिर मंगल हो गए या सूर्य भी जल तत्व राशि में जाने के बाद अपना सारा प्रभाव खो देते हैं और हंत हंत नामक योग बना के सारा खराब करते हैं, वो आगे बताऊंगा आपको। तो सूर्य भी यहाँ बहुत अच्छे नहीं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको आउटकम निकालना पड़ेगा हर नक्षत्र का, राइट। हेलो, एनी क्वेश्चन? सर प्रणाम सर। सर थोड़ा सा वापस बताओगे हाँ, सर ये वाला, अभी अभी लास्ट में जो बताया तो, आपने, जल तत्व राशि और ऐसा हाँ ऐसा है हाँ, जल तत्व नक्षत्र। राशि में सूर्य चले जाएंगे तो सूर्य एक अग्नि है और वो जल तत्व राशि में चले जाएंगे तो अपनी आभा को खो देंगे। और कर्क राशि तो साक्षात जल है ना, वो तो अपने अंदर अपने, देखिए कर्क राशि अपने अंदर समा लेती है, वृश्चिक राशि अपने से निकाल के बाहर फेंक देती है, तो वो भी जल तत्व है। वह है जो जल को भी जला देती है, तो उसमें बात करेंगे। तो कर्क राशि में जब चंद्रमा सूर्य होता है तो अपने नैसर्गिक इंस्टिंक्ट्स को खो देता है, तो वो उत्तम सर नहीं हम अभी तक मान रहे थे ये मित्र राशि है सूर्य देव की, चंद्रमा उनके परम है। मित्र है, तो सूर्य हाँ, देव के लिए ना ना ना, ये ठीक नहीं। अगर ऐसे में चंद्रमा और खराब हो गया तो ये बहुत खराबी हो, है ना। अगर चंद्रमा और खराब हो जाए, सूर्य की राशि में जो है वो, सॉरी, कर्क राशि में सूर्य हो और चंद्रमा 6, 8, 12 में चला जाए तो ये हंत हंत नाम का योग बनता है, यानी ये बहुत खराब योग है ना, बहुत खराब योग। दोनों खराब हो गए, संतान भी नहीं होगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, है। और कोई बात? हेलो, हेलो, क्लियर हुआ कपिल जी? जी हेलो, सर। क्लियर हुआ? ये अब जब आएंगे योग अध्याय में जब और थोड़ा मैं क्लियर करूंगा, है ना। पर इतना समझो कि जल तत्व राशि में जाकर मंगल सॉरी सूर्य अपना प्रभाव खो देते हैं, स्पेशली कर्क राशि। वृश्चिक राशि का अलग परिणाम है और मीन राशि का अलग परिणाम है, तीनों का जल अलग है, तीनों का जलीय प्रभाव अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, 100% डिफरेंट। हर एक 1, 5, 9 अग्नि तत्व राशि है, तीनों की अग्नि अलग है, तीनों की पृथ्वी अलग है, तीनों की वायु अलग है। तो अभी अभी तो अपने थर्ड लेवल की बात है, थर्ड लेवल आई विल डिफाइन देम एंड हाउ दैट स्पेसिफिक डिफरेंस इज गोइंग टू बी मेड। तो वो मैं थर्ड लेवल पे बताऊंगा, वो भी बहुत गहरा हो जाएगा, है ना, राइट। और कोई किसी का क्वेश्चन? अंगुलियों में निवास का कहा गया है, तो जितना भी निर्माण होता है वो अंगुलियों से होता है, इसलिए वराहमिहिर ने जी ने जो है अंगुलियों में पुनर्वसु का वास कहा है। तो हमारी अंगुलियां, अगर किसी का पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल बैठे में या राहु बैठे में है तो आंगुलियों में जो एलर्जी फैलर्जी होती है ना, वो जरूर हो जाएगी,
या अंगुलियां कर्व कर जाएंगी, या अंगुलियों को जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा, है ना। तो अंगुलियां जरूर, उनमें डिफॉर्मिटी आ जाएगी। या यहाँ पर अगर बुध बैठे होते हैं, बुध और लग्नेश पुनर्वसु में बैठे हो, तो वो व्यक्ति की अंगुली ज्यादा हो जाती है। आप देखना, जिनके भी 6 अंगुली हो ना, उसमें पाओगे आप। या द्विस्वभाव लगन हो, कर्क राशि में द्विस्वभाव कोई ग्रह आके बैठ जाता है, तो भी उसका प्रभाव आता है। हेलो, और किसी का कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन जो अराइज हो रहा हो माइंड में? आप फ्री दिल खोल के बात किया कि मेरे थोड़ी सी मन में भावना आ जाए, हाँ यार मैं कन्वे कर पा रहा हूँ। हेलो, हाँ राजेश जी, कौन कौन है? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पढ़ने से ज्यादा उदय होना ज्यादा जरूरी है। सर 13 जने जुड़े हुए हैं, हाँ, तो जिसमें आशीष जी है, और कुसुम जी है, हितेश जी है, कपिल जी है, शिवचयन जी है, शिवाली जी है, सोमा जी है, सोनिया जी है, सुनील जी है, और उत्तम जी है। चलो, इस समय अब जो अपने नए नए है ना, बिल्कुल जिनको शुरुआत है जिनकी, तो चलो पहले सोमा जी से पूछते हैं। सोमा जी, आपको समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। कोई डाउट तो नहीं है ना? देखिए, नहीं डाउट। नक्षत्रों के अपने भी बेस पे चल रहे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मैं एक साथ सारी चीजें बताऊंगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगी। फिर लेवल 3 में, लेवल 4 में फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें करें। सोनिया जी, आपको? यस सर, समझ में आ रहा है। सर अगर पुनर्वसु के कर्क वाला जो चरण है 4th, उसमें शनि हो, तो आपने सारे ग्रहों का बताया, अगर शनि हो उसमें तो? शनि शनि है ना, वो उत्तम फल नहीं देते, लेकिन वो व्यक्ति जो है ना, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाता है, कम बोलता है, एक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है उसकी, है ना। ये उत्तम नहीं है, और वो सेल्फिश हो जाता है, थोड़ा सा ठीक सेल्फिश है हो सर। जाता है, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, तो आप उसको ना आध्यात्म की ओर, या उसको कोई ऐसा ऐसा कार्य जो वो बैठ के कर सकते, है ना। सेल्फ ठीक है ओरिएंटेड हो सर। जाता है ना, सेल्फ पे ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है, वो उत्तम नहीं है। ओके, वह देने का ठीक। भाव नहीं होता, है ना। ये थोड़ा ठीक है सा सर। देखने, ठीक है ना। धातु कर्म का ज्ञाता होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, क्योंकि ये एक एक है, एक एक में बहुत टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करो, तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं, नहीं तो बहुत दिन लग जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वन इज पुष्य। इसको पुष्य भी बोलते हैं, पुख्य भी बोलते हैं। जो ऋग्वेद में इसकी वर्णन पुख्य के रूप में की गई है, कहीं तिष्य भी बोला जाता है, पुष्य भी बोला जाता है। इससे दिग्भ्रमित नहीं हो, हमारे ऋग्वेद में ये कहा गया है कि आदेश को ख बोला जाता है किसी विशेष परिस्थितियों में, उसके नियम है, संस्कृत के अंदर दिए हुए हैं, है ना। उस पर बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाके मैं आपको इतना ही कहूंगा कि पुख्य बोलते हैं तो भी पुष्य है, तिष्य भी इनका नाम है ना। तो डिबेट नहीं हो, कोई पुष्य बोल रहा है दैट इज ओके, पुख्य बोल रहा है दैट इज ओके, एंड तिष्य बोल रहा है दैट इज आल्सो राइट। तो मैंने मेरा पूरा चमन उजड़ा, उसके बाद उसको पुनः बसाया, तो अब उसमें क्या आएगा, क्या आएंगे? पुष्प। पुष्प का मतलब वो फ्लोरिश होगा, वो फ्लोरिश होगा, उसमें फूल, पुष्प, पत्ते, खुशियां ही खुशियां आएंगी। इसलिए पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र कहा जाता है। दूसरा, इसको श्रेष्ठ कहने का कारण ये भी है कि यह पृथ्वी के सबसे पास है, यह पृथ्वी के सबसे पास है, इसलिए भी इसका प्रभाव सबसे ज्यादा व्यक्ति पे होता है। पुष्य के जो विश्वंतरीनाथ है वो शनि है, 8वां है तो शनि है ना, या शनि के में 8वां आता है। इसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो गुरु है। कौन है? गुरु। राशि स्वामी चंद्रमा, पूरा का पूरा कर्क में जाता है, राशि स्वामी चंद्रमा।
इसका जो ब्रह्मांड में चित्र बनता है, दूध देती हुई गाय का थन। देखिए पुनर्वसु का एक चित्र और बनता है, घर। एक चीज और ध्यान रखा, पुनर्वसु का एक चित्र और बताया गया है, वो है घर, होम, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, होम, वो भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। दूध देती गाय का थन। सती देवता हो गए, राशीनाथ हो गए, ये हो गए, चंद्रमा हो गया, दूध देती गाय का थन, ब्रह्मांड में चित्र हो गया, है ना। और बाकी पित्त प्रवृत्ति होगी, तमोगुणी होगा, है जल तत्व आप लगा ही लोगे, जल वो तो आप लगा ही लोगे। और पुष्य की योनि क्या होती है, मेढा, इसकी योनि है मेढा। बाकी तो सब स्थिर है, ये तमोगुणी है ना। और ये पुष्य नक्षत्र है जो क्षिप्र नक्षत्र है, लघु जिसको बोलते हैं, क्षिप्र है यानी लघु, बहुत जल्दी परिणाम प्राप्त होते हैं। लघु है, 8वां नक्षत्र है तो ये उधरमुखी है ना। देवगुण है, देवगण है, सब तमोगुणी है ना। और पित्त प्रवृत्ति है, मध्य नाड़ी है। और पुष्य का जो है ना, मुख में वास बताया गया, मुख, हमारा मुख है ना। और पुष्य के अंदर पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। और योनि मैंने बताई दी आपको। और पुष्य का रंग जो है वो भी सफेद ही बताया गया है, कहीं कहीं पीला भी बताया गया, या क्रीम कलर, जल तत्व है ना। ये पुष्य के बारे में ये सब चीजें हैं। अब पुष्य नक्षत्र के कारकत्व मेरे को उदित करने हैं। इसके बाद पुनर्वसु का मैंने बताई दिया आपको। पुष्य नक्षत्र सब गुरु को सबसे प्रिय नक्षत्र है। दरअसल में पुष्य तिष्य ये गुरु की पत्नी है, इसीलिए इसके अधिष्ठाता देवता कौन है, अधिष्ठात्री देवता कौन है, गुरु। मैंने लिखा है कहीं, गुरु। इसके स्वामी कौन है, गुरु। अब ये स्त्री होगा, पुरुष होगा, ऑब्वियसली स्त्री ग्रह होगा, है ना। स्त्री पुरुष आप लिख लेना, आप खोजोगे तो आप स्त्री पुरुष सारे ग्रहों के लिख लेना जो मैंने पढ़ा है अभी तक। तो अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, ये और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद, ये पुरुष नक्षत्र हैं। इनमें कहीं कहीं थोड़ा डिफरेंस होता है, पर मैं जो करता हूँ, पहला, 7वां, 13वां और 21वां है उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, 21, 22, 23, 24 और 26 ये पुरुष नक्षत्र हैं। मृगशिरा जो है वो स्त्री वो नपुंसक है, बाकी सब स्त्री हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, तो ये गुरुदेव का इस नक्षत्र पे विशेष अटैचमेंट है। तो जिस नक्षत्र को गुरु बन पाए, कहने क्या, शनि का नक्षत्र है तो शनि यहाँ पे अपना सर्वोत्तम फल देते हैं। अब शनि गुरु का योग हो गया, शनि गुरु चंद्र। अब हम ज्योतिष पढ़ते हैं कि शनि चंद्र का योग खराब, पुनर्भू योग होता है, विष योग होता है ना। और शनि गुरु का योग खराब। अब ये कब खराब है, ये एक आप परमानेंट फिक्स मत करना। इन योगों में भी बड़े राजयोग उत्पन्न होते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा बलवान है, शनि कमजोर है, तो ये राजयोग हो गया। गुरु बलवान है, शुभ होकर, शुभ करता होकर, हमारी लैंग्वेज में जो हम सीख रहे हैं ज्योतिष में, अगर शुभ करता होकर चंद्रमा इज रूलिंग द सन, देन दैट इज अ वेरी गुड योगा फॉर द भौतिक सुख, तो मेटेरियलिस्टिक फेलिसिटेशन। Likewise, if Guru is Subhakarta and ruling the Saturn, that is a very great yoga. That is Karmadi Dharmadipati yoga, and that will flourish, that ultimate one. But
द शुभकर्ता विल बी द गुरु। वो मैं आपको आगे और बताऊंगा, है ना। तो एक चीज से आप धारणा मत बना लेना, ये तो मैं फ्रिक्वेंटली कभी बोल देता हूँ, पर देयर आर ह्यूज चेंजेस विल बी मेड। तो हु इज द कंट्रोलर, हु एंड whom he is controlling and how, in what capacity, है ना, what power he is controlling, वो सब चीजें आगे लेंगे जब प्रेडिक्टिव पार्ट पे और थोड़ी बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे चंद्र, शनि और गुरु का योग है, दैट इज द अल्टीमेट योग। हाउ आई विल क्लियर यू लेटर ऑन, दैट इज अल्टीमेट योग। चंद्रमा अपनी राशि का, गुरु उच्च राशि का, और शनि अपने नक्षत्र का। इफ दैट इज देयर, वो व्यक्ति दुनिया में रुक नहीं सकता। अल्टीमेट, समझ गए। तो कर्क राशि है, चंद्रमा स्वराशि का होगा, शनि अपने नक्षत्र में होगा, दैट इज अल्टीमेट वन। एंड देन गुरु द एक्सोल्टेड, गुरु इज एक्सोल्टिंग इन कर्का, इन कैंसर, राइट, दैट्स वाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, द फ्लोरिशमेंट, समृद्धि, वैभव पुष्य में आती है। और पुष्य नक्षत्र वाला व्यक्ति को किस तरह के कार्य करने चाहिए, जो इस तरीके के हो, यानी अच्छे भवन का निर्माण करना, किसी कंपनी के प्रशासक के रूप में बनना, समाज सेवक का सर्वोत्तर कार्य करना, मानव के विकास नहीं, मानव को अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध कराए, बहुत बढ़िया किस्म की सर्विसेज उपलब्ध करना, ऐसे प्रोडक्ट्स डिलीवर करना, ऐसे प्रोडक्ट्स में डीलिंग करना जो लोगों को सुख प्रदान करें, है ना, उनके अंदर आत्म संतुष्टि का भाव लेके आए। शनि गिव्स द आत्म संतुष्टि एंड गुरु गिव्स दैट एलिवेशन टू द संतुष्टि, है ना। चंद्रमा जो है मन में समा जाए, सच टाइप ऑफ आत्म संतुष्टि, दैट टाइप ऑफ वर्क, द एलिगेंट वन, पेनिट्रेटिव, आदमी के अंदर उसका पूरा जीवन बदल दे, ऐसे कार्यों में उसको जाना चाहिए, और वो जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा बनते हैं, या जो समाज कल्याण के कार्य करते हैं, लोगों में जो बसते हैं वो लोग, है ना, समझ रहे हो ना आप। और डेयरी प्रोडक्ट, अब गाय दूध देती हुई गाय कामधेनु है ना। कामधेनु का काम क्या, आप समझ रहे हो, दूध इज एसेंशियल। कर्क राशि दूध, इसलिए कर्क राशि में गाय और दूध कहा गया है। कर्क राशि का जब भी आप वर्णन करोगे तो गाय और दूध, चौथा भाव कर्क राशि, इसलिए पशुधन वही है सबसे ज्यादा, है कि नहीं है, बताओ आप, गलत बता रहा हूं मैं। 4th हाउस पशुधन, 4th हाउस कर्क राशि, पशुधन, दूध दही, 4th हाउस, राइट, कर्क राशि, ये सब चीजें। अब इसको तमोगुण क्यों कहा गया, आपका ये सवाल होना चाहिए, कोई पूछता नहीं है, इसको तमोगुण क्यों कहा गया। यहाँ भौतिक चीजों की प्राप्ति होती है, ये भौतिकता के लिए तो सर्वोत्तम है, आध्यात्मिकता के लिए नहीं। यहाँ पे ही जो पुष्य है, तिष्य है, तारा है, जो गुरु की पत्नी है, जब गुरु यहाँ से चले जाते हैं 12 साल बाद आते हैं, इस दरमियान चंद्रदेव का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ था, और तथाकथित जो घटना आप जानते हो वह बनी थी, इसलिए ये तमोगुणी कहा गया है। तमोगुण की प्रधानता होती है। पीपल का पेड़ आप समझ गए होंगे, टोटल ऑक्सीजन, और वटएवर, और शनि का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। मुख में निवास, कितनी जोरदार बात है। तो ये सब चीजों को आप लगा के देखिए, आप सब लगा के देखिए, आपको मजा आएगा। आप लिखो, एक एक चीज को लिखो, फिर उसमें उसको खोजो। अब मेढे किसी प्रवृत्ति, पुष्य नक्षत्र वाला व्यक्ति डिटरमाइन होता है, गुरु शनि डिटर्मिनेशन देते हैं, ये तो आप जानते ही हो। धर्मादि कर्माधिपति योग वाला व्यक्ति डिटरमाइंड होता है, डिबेट नहीं होता इजीली। तो मेढा भी जो धर लेता है, जो सोच लेता है, वो कर गुजरता है ना। लेकिन ये काम वासना भी देता है, मेढा जो है काम वासना भी देता है। तो दो अश्वनी और पुष्य को मेढे की योनि दी गई है, यहाँ कामुकता सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीजें आप लगाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको आप बढ़ा के ना कितना ही बड़ा कर दोगे, और जब आप बताओगे तो मेरा भी ज्ञान वर्धन होगा। मैं सोचूंगा
या तब मेरे को रियल खुशी होगी कि मेरे को भी आपसे कुछ मिले, और मैं उसकी कामना भी करता हूँ। क्योंकि एक आदमी के स्थान पर अगर 15-20 हाईली क्वालिफाइड पर्सन अगर सोचेंगे तो जरूर कुछ अच्छा निकाल के देंगे, जरूर मंथन मंथन से घी निकलेगा, और मैं भी उस मंथन से प्राप्त घी का आनंद लेना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ उस आनंद से आप मेरे को वंचित नहीं करेंगे, आप करेंगे। तो मैं आगे चलूं। सर इसमें हेलो, हाँ जी। हाँ सर, इसमें कुबेर का भी कहीं पे कुछ रोल आ रहा है, कुबेर जी का? माइथोलॉजिकल जो कहानियां कही गई है ना, तो कुबेर जी को भी एक असुर का स्थान दिया गया है। प्लस आप अपन ज्योतिष की बात करें, यहाँ पे चौथा भाव मेरे सारे सुख हैं, जहाँ भूमि है, भवन है, आभरण है, दिव्य औषधि है ना, मेरी माता है, मेरी वह शिक्षा जो मेरे जीवन भर मेरे अंदर आत्मसात रहेगी, वह मेरी शिक्षा है, मेरी यूनिवर्सिटी है, वो सब यहाँ से ही है। तो ये एक तरह से कुबेर ही है, और कोई माइथोलॉजिकल कोई कहानी हो सकती है वो मेरे को पता नहीं। आप बताएं। नहीं सर, मैंने बहुत पहले एक बार पढ़ा था, तो ये पुष्य नक्षत्र में कुबेर जी का रोल आ रहा था, तो मेरे को भी याद नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। मेरे को नॉलेज मिली है ना, कोशिश करेंगे, देखेंगे कहीं मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे। और वैसे तो पुष्य नक्षत्र अपने आप में जो है कुबेरी है। देखिए रवि पुख, गुरु पुख की कितनी महत्ता है। अगर कि कोई व्यक्ति सफेद आंकड़े का पेड़ रवि पुख के दिन अपने घर में स्थापित कर लेता है तो सूर्य के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। गुरु पुख के दिन कोई व्यक्ति पीला कनेर अपने घर में लगा देता है तो गुरु के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। कोई व्यक्ति शनि पुख के दिन धतूरे का पेड़, काले धतूरे का पेड़ अपने घर में लगा देता है तो शनि के समस्त दोष दूर हो जाते हैं। एक चीज और बताता हूँ, बहुत बड़ी बात, एक मिनट। बोलते बोलते कभी कहने रेस्टलेसनेस हो जाती है मेरे। जितनी भी आयुर्वेद में दवा है, जितनी भी आयुर्वेद में दवा है, उनका निर्माण मुख्य नक्षत्र में किया जाता है। शुरुआत पुराने जमाने में जो भी आयुर्वेद की दवा बनती थी वो मुख्य नक्षत्र में बनती थी। आज तो चाय जब बना देते हैं, इस आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यानी मुख्य नक्षत्र सब महीने में एक बार आता है, उस दिन हम जो भी भोजन करते हैं ना वो साक्षात दवा है। तो हम भी अगर घर की जो हमारे पूर्वज बता गए हैं कुछ चीजें जो दवा स्वरूप होती हैं, उनको हमको मुख्य नक्षत्र में बनाना चाहिए। कि आप आयुर्वेद पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि औषधि निर्माण के लिए सर्वोत्तम नक्षत्र कोई है तो वो पुख्य है। विवाह होता है पुख्य नक्षत्र में या नहीं होता है बताइए? हेलो, विवाह होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। वेरी गुड, विवाह नहीं होता है। लेकिन जो कात्यायनी व्यवस्था ली गई है उसमें अश्वनी को और पुख्य को ले लिया गया। अश्वनी, पुख्य और पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा को ले लिया गया है ना। सॉरी, भाद्रपद कल पूर्वाषाढ़ा, ये 4 नक्षत्र विवाह में छोटे हुए रहते हैं। लेकिन कात्यायनी वैवाहिक पद्धति में जहाँ मुहूर्त विश्लेषण करेंगे जब, तो इनको शामिल कर लिया गया। अश्वनी, पुष्य, पूर्वाषाढ़ा और धनिष्ठा। इसमें आप कारकत्य निकाल लेंगे, आप पर्सनैलिटी कैसी होगी व्यक्ति की, मेरे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद निकाल सकते हैं। आप कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पतला दुबला होगा, मतलब हाइट मीडियम होगी लेकिन मांसल शरीर होगा, गौर वर्ण लिया हुआ होगा, शनि का ज्यादा प्रभाव हो गया तो थोड़ा सा रंग में प्रभाव आ सकता है।
है ना, सुंदर होगा, ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। क्या क्या चीजों की प्राप्ति होगी वो आप निकाल सकते हो, पित्त की प्रधानता होगी ये आप निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें आप स्थापित कर पाओगे, कर पाओगे? हेलो हेलो हेलो, आप में से कोई भी बताए। राजेश जी कर पाएंगे? चलो चलो, तो इनका पुष्य नक्षत्र को मुख में बताया है ना, स्वारामिर के अनुसार जो इनका निवास है वो मुख में बताया गया है। और पेड़ पीपल का है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। इनके अंक और इनका रतन, तो रतन जो है जो विसोंत्री नाथ होता है उसी के अनुसार तय किया जाता है। और इनकी सबकी औषधियां भी हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो पुष्य नक्षत्र में आप पीपल की जड़ उसके बांध सकते हैं, वो बहुत आगे हो जाएगा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना। और जो रतन है इसका वो नीलम है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिबेट होगा कि राशि आएगी कर्क, उसका है मोती, नक्षत्र है शनि का, तो अपन अब नीलम पहनाना है या मोती पहनाना है, यह पूरी कुंडली के विवेचन से सिर्फ ज्योतिषी बता सकता है। तो आप जब भी इनका वर्णन पढ़ोगे, किताबों में पढ़ोगे, यूट्यूब पे पढ़ोगे, आप देखोगे तो वहां इनके रत्न है ना जो विश्वंतरी नाथ से लिखे हुए हैं, समझ रहे हो ना आप। और राशि के हिसाब से जाओगे तो वो बात, अब यहाँ ज्योतिषी की जरूरत होती है कि वो नक्षत्र को प्रभावी मानता है या राशि को प्रभावी मानता है, तो जिस जो बल प्राप्त करेगा उसका रत्न पहनाएगा, राइट। नौवा अश्लेषा, अश्लेषा, अश्लेषा नौवा नक्षत्र है, नौवा है तो गणांत हो गया, है ना। ये मूल जिसको कहते हैं मूल नक्षत्र हो गया, और ये खराब बड़ा मूल है, इसका उपाय जरूर कराना चाहिए। अश्लेषा की जो आकृति बनती है ब्रह्मांड में वो सर्प, इसके स्वामी भी सर्प, ठीक है ना। इसकी योनि जो है मार्जर, और राशि चंद्रमा कर्क, और राशि वो विसोंत्रीनाथ बुध, राइट। ये कप प्रवृत्ति, सतोगुणी, अनंत नाड़ी, और ये त्रियक मुखी, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण नक्षत्र है ये, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, कड़वा, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण नक्षत्र है। अश्लेषा में जो है नाग केसर का पेड़ लगाना चाहिए, वो नाग केसर, और इसका निवास जो है ना हमारे नाखूनों में कहा गया है। कहाँ पे? नाखूनों। और ये राक्षस गण है। अब आप देखिए अश्लेषा, अश्लेषा का मतलब होता है अस यानी विष, लेसा यानी फेंकना, अश्लेषा यानी विष को फेंकने वाला। सबसे मिस्टिक नक्षत्र है ये, सबसे मिस्टिक, इसका आकृति भी सर्प की, इसका स्वामी भी सर्प, साक्षात विष, गणांत अलग, जैसे जैसे चरण बढ़ेगा और ज्यादा इसका पापत्व बढ़ता चला जाएगा। राशि स्वामी बुध, सॉरी राशि स्वामी कर्क चंद्रमा, और विश्वंतरीनाथ बुध, बुध चंद्र का योग। यह नक्षत्र जो है अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण नक्षत्र है। ऐसे व्यक्ति में आप देखिए कि बुध का तो वो ज्ञान जो बर्बाद कर सकता है या आबाद कर सकता है ना। चंद्रमा की गहराई या फैलाव, है ना, और सर्प का प्रभाव, तो इसको कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति में एक्सट्रीम क्रिमिनलिटी होती है। अगर ये पापत्य लिए हुए हो तो एक्सट्रीम क्रिमिनलिटी होती है,
आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग होती है। अश्लेषा वाला व्यक्ति हवा को सूंघ कर बता सकता है। बुध के प्रभाव की वजह से चंद्रमा की मन और रंध्र का इतना बढ़िया संबंध होता है उसका, गंध का, कि वो सूंघ के बता सकता है कि क्या है। तो आउटस्टैंडिंग इंट्यूटिव पावर, आउटस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग इंट्यूटिव पावर, एक्सट्रीम इंट्यूटिव पावर, है ना, अनकंपेरेबल। लेकिन क्रिमिनलिटी है जो इंटेंस क्रिमिनलिटी, अगर क्रिमिनल साइड में चला गया तो उससे ज्यादा खतरनाक नहीं, वह कुछ न कुछ करके ही छोड़ेगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि वो प्रभाव सर्प का। तो ऐसा व्यक्ति अगर धर्म क्षेत्र में चला जाए या किसी सिद्धि में लग जाए या कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में लग जाए तो वह अल्टीमेट गोल को अचीव करेगा। और नेगेटिव साइड में अगर चला गया, पापत्व का प्रभाव है, तो वो भी, उसमें भी अल्टीमेट गोल को अचीव करेगा, क्योंकि उसके इंट्यूटिव पावर यानी उसके जो नाड़ी तंत्र है, जो छठी इंद्रिय है, जो नाड़ी तंत्र है, वो बहुत एक्टिव होता है। तो वो उसको प्रेरित करता रहता है, यही कर, यही कर, यही कर। तो बहुत जबरदस्त कह दो, बहुत खतरनाक कह दो, ये नक्षत्र होता है। और इसमें बिल्ली जो मार्जर इसकी योनि दी है, वो एक बहुत ही खतरनाक रूप लेके रहती है। तो अश्लेषा वाले व्यक्ति से जनरली किसी व्यक्ति को पंगा लेना नहीं चाहिए। अश्लेषा कोई हो तो उससे पंगा लेना नहीं चाहिए, और किसी की हो ना तो उसकी शक्ति को राइट डायरेक्शन में लगाने का प्रयास करना चाहिए कि वो हमेशा उसका सदुपयोग करे। तो ऐसा व्यक्ति जो है विष का डॉक्टर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वह दुखी पीड़ित उनके लिए मसीहा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो ट्रेनर हो सकता है, जिम। ऐसा व्यक्ति सेना में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना वकील हो सकता है ना, जो ऐसे फंस गए उन लोगों को निकाल सकता है। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर हो सकता है, विष का डॉक्टर, विष का व्यापारी, शस्त्र अस्त्र का वो हो सकता है, दवाइयों का विक्रेता हो सकता है ना, ये सब चीजें। तो उसकी पर्सनैलिटी में चंद्रमा बुध का प्रभाव आएगा, है ना, ज्ञानवान होगा, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होगी। बुध का है तो ज्यादा स्टेटस ज्यादा बड़ा नहीं होता, बाहु वहां लंबी होती है, चेहरा गोला लिया हुआ रहता है, रंग थोड़ा सा श्यामल का प्रभाव का रहेगा, है ना, ये सब चीजें होंगी। फ्लेक्सिबल होगा बहुत ज्यादा, है ना, बातों में भी और आचरण में भी और अपने उसमें भी, है ना, कौतुकप्रिय होगा। अश्लेषा नक्षत्र वाला व्यक्ति ना बहुत कौतुकप्रिय होता है, उसको किसी को भी हानि कर नुकसान कर बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई व्यक्ति गुरु के प्रभाव में है, शुभ नक्षत्रों के प्रभाव में या पुष्य नक्षत्र के प्रभाव, वो किसी का नुकसान करेगा, उसको बहुत दुख होगा। लेकिन अगर अश्लेषा वाला है तो उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको और आनंद आएगा। जैसे वो चल रहा, कोई अश्लेषा वाला चल रहा है या लगन में बुध बैठा हुआ है, तो वो चलते चलते ही जो आप बल्ब लग रहा है सरकार का, उसको पत्थर से तोड़ देगा और फिर मजे ओढ़ लेगा। कोई भी सरकारी सीट है उसको फाड़ देगा और उसको बहुत मजा आएगा। आप समझ रहे हो ना, वो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी उसके अंदर होगी, है ना। नाग केसर का पेड़ लगाया जाता है, तेरी एक मुख्य होता है, मैं बता चुका हूँ। तीक्ष्ण नक्षत्र है, कभी मीठा नहीं बोलेगा, हमेशा कड़वा बोलेगा, उग्र जवाब देगा, चुभता हुआ जवाब देगा, आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते उससे, अब दूरी बना लोगे, है ना, ये इसका है। तो ये आप और मैं कितना भी बताऊं, आप और बढ़ाओ इनको, राक्षस प्रवृत्ति है, इनको आपस में लगाओ। नाखून, अब नाखून है जो आप समझते हो क्या करते हैं, एक हथियार है, तो ये भी हथियारों का ज्यादा उपयोग करते हैं। चर्म रोगों की संभावना ज्यादा होती है, या चर्म रोग का डॉक्टर होता है या चर्म रोग होते हैं ऐसे आदमी को ज्यादा, है ना। अश्लेषा वाले में अगर मान लीजिए राहु का और प्रभाव आ गया तो चर्म रोग अवश्य होंगे। तो रोग उपचार में बताएंगे जब। हाँ जी, अरे किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अभी जैसे आपने अश्लेषा का बताया, अश्लेषा का सर्प का आकार और सर्प जैसी विशेषता, इसकी जहर फेंकना या कौतुक पसंद बनना, तो सर ये जितने ज्यादा चरण होते हैं या